माय नेम इज़ आकाश यादव। आई एम स्टूडेंट ऑफ ड्रीम गुरुकुल और इस साल 2024 में मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है। माय नेम इज़ आयुषी सोनी। मैंने 2024 नीट में 638 मार्क्स स्कोर किया है। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ। हेलो एवरीवन, आज ड्रीम गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक बहुत ही खास चर्चा रखी हुई है। एक ऐसा डिस्कशन जिसकी ज़रूरत आज के डेट में हर एक सीरियस विद्यार्थी के लिए है। तो उसके लिए आज हम लोगों ने बहुत ही खास लोगों को बुलाया भी है जो काफ़ी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे हैं और उनसे हम लोग के इस पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी प्लानिंग रही है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही है, कैसे उन्होंने अपने डेली रूटीन में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, हमारे बीच में है ड्रीम गुरुकुल की स्टूडेंट आयुषी सोनी, जिन्होंने नीट की परीक्षा में 638 नंबर का स्कोर किया है। और हमारे साथ हैं आकाश यादव, जिन्होंने IIT जेईई एडवांस की परीक्षा में 8456 रैंक लेके आए हैं। ये तो सबसे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आयुषी और आकाश अपने बारे में खुद को बताएं, आप लोगों को बताएं। मेरा नाम आयुषी सोनी है। हाँ। मैंने नीट में 638 मार्क्स लाए। मेरा रैंक 40,000 है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आज जहाँ पे भी हूँ आप लोग की ट्रस्ट और हेल्प की वजह से हूँ। थैंक यू। मेरा नाम आकाश यादव है। मैं यहाँ जेईई एडवांस की परीक्षा में 8456 रैंक आया है और इस परीक्षा में 2 साल की लगातार मेहनत रही है, जिसमें ड्रीम गुरुकुल के टीचर्स ने काफ़ी मदद की है लगातार 2 साल, और उसी का रिजल्ट है कि मेरा 8456 रैंक आया है और मैं सभी टीचर्स का दिल से धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, तो आयुषी और आकाश, आज हम लोग इस वजह से बैठे हुए हैं और स्पेशली इस डिस्कशन को हम लोग रिकॉर्ड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स रहती है जो स्टूडेंट अपने रोज़ देखते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को लेके। तो आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप सही दिशा में काम कर रहे थे या पढ़ाई अध्ययन कर रहे थे तो आप लोगों ने भी उस तरह की चीज़ों को देखा होगा या फिर झेला होगा। तो इस डिस्कशन का जो मेन उद्देश्य है कि फिर आप लोग ने कैसे उसको आप लोगों ने उसको हैंडल किया है और फिर कैसे आप उससे बाहर निकल के आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपके लिए नीट की में और आपके लिए जेईई में क्या स्ट्रेटजी रही है कि आप कैसे इस तरह के कंपटीशन को क्रैक करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मेरी स्ट्रैटेजी बस यही रही कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइमिंग दूँ, इक्वल टाइमिंग दूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी, कि अगर मैंने एक चैप्टर शुरू किया है तो मैं उसे ख़त्म ही करूँगी। कुछ लोग होते हैं बीच में छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है, मैं इसे कल पढ़ूँगी। तो वो करना बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको डेली पढ़ना ही है। आकाश, आपकी जेईई को लेकर क्या स्ट्रेटजी रही है? मेरी स्ट्रेटजी यही रही है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो उस पर स्टूडेंट की कमांड बहुत अच्छी होती है, मतलब वो उसको क्वेश्चन को जल्दी कर लेता है और टाइम कम लगता है और समझने में आसानी रहती है। तो जो सब्जेक्ट आसान लग रहे हैं उसको, तो उस पर वो काम डेली करते रहें कि उससे पकड़ ना छूटे, कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो लगातार होते रहे। और जो सब्जेक्ट हार्ड है उस पर काम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अलग से समय निकाल के ज़्यादा काम करें, क्योंकि जेईई में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इक्वल मार्क्स आते हैं सबसे। तो अगर आप सब पे काम नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नीचे गिरेगा और आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेहनत सब पे करते रहें और डेली करते रहें। नीट की परीक्षा और जेईई की परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे उसको लेके प्लानिंग भी थोड़ी अलग ही बनानी पड़ती होगी। ठीक है ना, जहाँ की नीट में आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है अच्छे कॉलेज पाने के लिए, जेईई में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, लेकिन थोड़े से आपको स्पीड और टाइमिंग का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली इन नीट। कैसे आप अपने स्पीड टेस्ट को कैसे मतलब इंश्योर कर पाती थी, कैसे आप ये चेक कर पाती थी कि नहीं मेरा अभी टाइमिंग सही चल रहा है? टाइमिंग की तो बस ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ईच सब्जेक्ट में, उतना आपको हेल्प करेगा। अगर आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये फ़ील होना चाहिए, अगर हर सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं तो एटलीस्ट 40 से 42 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी किए हुए हों।
बस आपको एग्ज़ाम हॉल में 1 मिनट या उससे कम लेकर के उसे दोबारा अपने तसल्ली के लिए सॉल्व करना है, इन केस वेरिएबल कोई चेंज हुआ है तो। तो मेन होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी में भी। हुँ। नहीं, तो मेरा एक चीज़ रहती है कि कभी-कभी जब हम टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं, हुँ, तो जल्दबाज़ी में कुछ गलती होने के भी चांसेज़ रहते हैं। हाँ। इसको लेके क्या मतलब कभी होता है ना कि हमें इतने मिनट में इतने क चीज़ें कर लेनी है, नहीं तो हुँ, फिर हमारे पास सारे क्वेश्चन आते हुए भी हम सबको ज नहीं, जवाब नहीं दे पाएँगे। तो उसको लेके क्या मतलब कि जल्दबाज़ी में कुछ गलतियाँ ना हो, उसको कैसे आपने उसको हैंडल किया? जल्दबाज़ी में तो गलती हो ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मतलब मिनिमम एरर करो, इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी या फिर आपको एकदम पूरा कंसंट्रेशन आपको एग्ज़ाम में ही लगाना रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्मी है या एसी चल रहा है या ऐसी कोई चीज़ आपको उस पे कंसंट्रेट नहीं करना। आपके सामने आपका पेपर है, आप उसे सॉल्व करो, उसके अलावा किसी चीज़ पे वो नहीं करना है। तो आप सब मिला के प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा हमें फ़ोकस करना है। जी। फाइन। अभी जब हम इस पूरे ड्यूरेशन में रहते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें आती हैं जो अप एंड डाउन्स होती हैं, ठीक है ना? कभी-कभी मन मोटिवेट भी होता है, कभी-कभी कुछ चीज़ों को लेके हम परेशान भी हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मॉक टेस्ट में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जब हम स्पेशली तब के केस में जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो उसमें ये भी रहता है ना, कभी-कभी ऐसा टाइम आता है कि हम अपना खुद पे भरोसा ही खो देते हैं, कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर जहाँ से हम एसोसिएटेड हैं, ठीक है? चाहे आपका स्कूल हो, आपकी कोचिंग हो या चाहे जहाँ भी हो, तो उसका भी एक मेजर रोल रहता है। तो कभी ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस है कि पता नहीं यहाँ पे हम सही जगह पे है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि बच्चे कहीं ज्वाइन कर लेते हैं तो चेंज भी करते रहते हैं ना कि अरे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है तो हम वहाँ पे चले जाएँ। फिर हमें दिक्कतें आ रही है यहाँ पे तो हम वहाँ पे चले जाएँ। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो आप लोगों ने इसको कैसे हैंडल किया? अपने खुद के पर्सनैलिटी को मतलब खुद में जो चीज़ें आ रही थी उतार-चढ़ाव आ रहे थे उसको लेके, खुद के कॉन्फिडेंस को लेके कैसे आप लोगों ने इस पूरे जर्नी में अपने आप को हैंडल किया? आकाश आप स्टार्ट करें। सर जैसे 2 साल का जर्नी काफ़ी लंबा था, तो उसमें उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो जब उतार-चढ़ाव आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं अब थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है कि शायद क्या होगा, नहीं होगा। तो बस करना ये रहता है कि आप चलते रहिए। कभी-कभार कुछ सवाल जो होते हैं उनके जवाब वक़्त के साथ मिल जाते हैं। तो आपको उनसे रिलेटेड अगर डाउट कुछ है कि आपका क्यों नहीं आ रहा है, तो आप टीचर से बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कई बार टीचर से बात किया था कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सर लोग गाइड करते हैं, लेकिन कुल मिला के जो काम करना है वो आप ही को करना है। हुँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, भले ही सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको कितनी दिक्कत आ रही हो, आपको चलते रहना है। क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं करें तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है। मॉक वेरी टेस्ट नाइस। में भी कम आते हैं, लेकिन फाइनल पेपर जो है वो असली होता है। हुँ, बाकी मॉक टेस्ट तो एक आपको आईना की तरह है, जिसमें आप अपना चेहरा बदल सकते हैं, वेरी समय के नाइस। हिसाब से। तो आयुषी इसीलिए आपका चलते क्या रहें। स्टेटमेंट है इस पॉइंट पे? मतलब आप जब किससे बात करते हैं आप? उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। इसको हैंडल करने का यही तरीका है कि आप अपने घर पे बात करो, अपने पेरेंट्स से, उनसे सलाह लो, वो लोग बताएँगे। मुझे जब थोड़ी दिक्कत हुई तो मैंने अपने घर पे बात किया, मैंने आपसे बात किया सर, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और कॉन्फिडेंस एज़ सच मेरा उतना लूज़ नहीं हुआ पिछले साल, क्योंकि मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था कि मतलब तुम्हें कभी भी लगे कि मेरा होगा, नहीं होगा, मेरे मार्क्स कितने आएँगे, तो तुम कुछ भी उठा के पढ़ने लगो, कुछ भी मतलब कि फिज़िक्स भी क्वेश्चन्स भी पढ़ो तुम। हुँ, तुम अपना दिमाग उस साइड लगाओ ही ना नहीं, तो तुम्हें एक मतलब मन में शांति रहेगा। तो मैंने वो किया, तो मैंने लास्ट दिन तक नहीं सोचा था कि मेरे 700 आएँगे कि 600 आएँगे कि मैं 500 आएगा, एक बार भी नहीं मैंने सोचा। ठीक है। आयुषी आपने 12th के बाद ड्रॉप ईयर के दौरान आपने बाहर जाके भी थोड़ी पढ़ाई करी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकती हैं कि क्या डिफरेंस है? क्यों लोग बाहर जाते हैं और क्या एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग देयर? ठीक है? तो क्या चलता है वहाँ पर या आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? मैं जब बाहर गई थी पढ़ने तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर अपने शहर में
टीचर्स मेरे पहचान के हैं, मैं उनसे काफ़ी साल से पढ़ती आई हूँ, उनका मुझ पे कॉन्सन्ट्रेटेड एकदम ध्यान रहता है, वो मुझ पे ध्यान देते हैं कि मैं बेहतर कर रही हूँ, कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। वहाँ पे है कि पूरे क्लास में इतने बच्चे हैं, टीचर्स ध्यान उतना नहीं देते हैं। वो अपना आएँगे, पढ़ाएँगे, जो कुछ गिने-चुने बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स के नाम सजेस्टेड रहते हैं, उन पे ध्यान देंगे, वो लोग चले जाएँगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पे पढ़ने नहीं जाते हैं, जो कि मतलब बहुत वो है, सोचने लायक है कि उनके पेरेंट्स इतना फ़ीस दे कर के भेज रहे हैं उन्हें, और वो वहाँ पे जाके टाइम पास कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। ये बहुत गलत है। और ये हो गया कि अपने शहर में और बाहर पढ़ने में मुझे ये अंतर लगा कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफ़रेंस है, कि वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, फैंसी चीज़ें हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ, हम भी भेजेंगे। भले उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली अगर वीक भी हैं, तो वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे, वो कैसे ना कैसे करके उसे भेजेंगे ही। ट्रू। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो वो घर पे भी पढ़ सकता है, अपने शहर में भी पढ़ सकता है, बाहर भी पढ़ सकता है, लेकिन बाहर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। यस सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे, क्योंकि सफलता के लिए लगभग 8-10 पॉइंट्स चाहिए या शायद उससे भी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक अच्छी कोचिंग या एक अच्छा इंस्टीट्यूशन तो ज़रूरी होता ही है। बाकी के जो पॉइंट्स जो वो हमसे डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। अगर बच्चा कहीं भी जाता है या पढ़ाई करता है, अगर वो सेल्फ स्टडी ही नहीं करे तो कैसे हो पाएगा? अगर वो जा ही नहीं रहा है कोचिंग करने या क्लासेज ही नहीं कर पा रहा है, रोज पढ़ ही नहीं रहा है, तो कैसे चीजें हो पाएंगी? डाउट ही क्लियर नहीं कर पा रहा है तो कैसे हो पाएगा? तो बहुत सारे और भी जो पॉइंट्स हैं ना वो इक्वली खैर इंपॉर्टेंट। अच्छा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों से अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सिस्टम आज के डेट में हमारे समाज में चल रहा है, हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से बेहतर कौन है, या फिर किसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है? मैं सबसे पहले आकाश को सुनना चाहूँगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन अब के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। जहाँ पे पढ़ाई पहले नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ पे भी ऑनलाइन के माध्यम से पहुँच रही है। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये है कि वो हर जगह उपलब्ध नहीं रहता है। कई शहर हैं ऐसे जहाँ पे भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं रहता है, तो वहाँ पे अगर बच्चों को जेईई जैसे या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए वो कोचिंग अगर ढूँढे तो उसको बहुत दूर आना पड़ेगा। तो अगर वो ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि काबिलियत बच्चों से होती है, वो कोचिंग तो बस सपोर्ट करता है उनको। तो अगर उसके पास ऑफलाइन पास में नहीं है, तो उसको ऑनलाइन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर उसको पास में ऑफलाइन दिख रहा है, मतलब कहीं शहर में ही अपने है या फिर बगल के शहर में है, तो उसको वहाँ पे ऑफलाइन लेना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन में पहली बात तो बच्चे जो रहते हैं टीचर्स के सामने रहते हैं, तो टीचर उन पे मतलब कि उनकी नज़र रहती है, तो उनको पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ऑनलाइन में आप पे कोई देखता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। क्लास चल रही है, आप बाहर हैं, और घर पे रहने पे ऑनलाइन में दिक्कत ये होता है कि आपको भी लगता है कि हम घर पे हैं तो बाद में पढ़ लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन ऑफलाइन में रहता है कि आपका क्लास है तो फिक्स है कि आपको जाना है तो जाना है, उसके बाद आप वो क्लास वापस नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑफलाइन अगर आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन करिए। लेकिन अगर आपका शहर बहुत ज़्यादा एकांत में पड़ जाए जहाँ पे कोई कोचिंग नहीं पहुँच पा रही है, तो उस वक्त आप ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं। यस, आयुषी, आपका क्या स्टेटमेंट है इस बारे में? मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ तक हो सके ऑफलाइन कोचिंग्स को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। अगर ऑनलाइन हमारे पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, तो क्या किसकी तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए और क्यों? मान लीजिए कि हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट क्लास 11 में है, ठीक है ना? और हमारे जैसे शहर में जहाँ पे दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफलाइन कोचिंग ही होनी चाहिए, कि मैं जा कर के एक फिक्स्ड आवर्स पे डेली हम पढ़ेंगे, घर आके सेल्फ स्टडी भी करेंगे। ऑनलाइन में वही हो गया कि ऑनलाइन पहली बात 11th या फिर 9th में जो बच्चा होता है उसे ऑनलाइन तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो उस टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, उसे पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट अगर वो ऑनलाइन जॉइन कर लेता है तो बहुत
ज़्यादा चांसेस है कि वो भटक सकता है या फिर उसका पढ़ाई से मन हट सकता है। मोबाइल है, पढ़ने की बजाय कोई सोशल मीडिया चलाएगा और और इतने बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट है, बैठ के ऑफलाइन के आप दौरान टीचर घंटों समझाते हैं तब जाके वो थोड़ा समझ में आता है। हाँ, तो ऑफलाइन में थोड़ा मेरे को भी ऐसा मेरा भी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ऑफलाइन सेंटर का डायरेक्टर हूँ तो मैं इस वजह से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बट ऐसा लगता है कि नहीं उतना ज़्यादा मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया है जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल जितना और वो बेहतर कर सकते थे। हाँ, और ये भी बात होती है कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने चाहिए कि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग जॉइन कर रहे हो तो आप वहाँ की क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ की डीपीपी सॉल्व करो, वहाँ के मॉड्यूल सॉल्व करो। कुछ बच्चे होते हैं कि हम ऑफलाइन भी जॉइन करेंगे, हम ऑनलाइन भी जॉइन करेंगे, हम ए कोचिंग के भी मॉड्यूल्स लेंगे, हम बी से भी खरीदेंगे, सी के मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका दिमाग भटक जाता है उसमें। वेरी नाइस। और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे सोसाइटी के लिए, हमसे जुड़े हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी। ड्रीम गुरुकुल जैसी कोचिंग का एक छोटे शहर में या जिस तरह के शहर में लोग रहते हैं कितना बड़ा रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है ड्रीम गुरुकुल जैसी कोचिंग? तो मैं वंस अगेन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आयुषी आपसे। मैंने तो अपने फाउंडेशन कोर्स 11th-12th ही ड्रीम गुरुकुल से ही किया। मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया आईएससी बोर्ड्स में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सब सारे टीचर्स ने मुझ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया। मुझ मेरे मार्क्स अगर कम आते थे तो मुझे समझाते थे कि इस चीज़ पे ध्यान दो। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको। ठीक है, एक सेकंड। आकाश को देते हैं। आप बताइए कि गुरुकुल जैसी कोचिंग का कितना बड़ा रोल है सोसाइटी में या इस तरह के शहर में? छोटा बड़ा तो नहीं बोल सकते हम, बट आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है ड्रीम गुरुकुल का रोल आपके सभी परिदृश्य को देखते हुए? ड्रीम गुरुकुल जैसी कोचिंग काफ़ी सहायक है बच्चों के लिए जो ज़्यादा दूर अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, घर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते या फिर उनका स्कूल है तो स्कूल के साथ कोचिंग करना हो। क्योंकि हर स्टूडेंट इसे ड्रॉप नहीं लेता है, मतलब कि जो ऑफ होता है स्कूल की डमी स्कूल करते हैं लोग कि स्कूल नहीं जाते लेकिन पेपर देते हैं। तो कई स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल के साथ करते हैं और उनके लिए वो बेहतर कोचिंग के लिए दूसरे शहर तो जा नहीं सकते। तो वहाँ के लिए भी जो ऐसे शहर हर शहर में जो कोचिंग होती हैं छोटी कोचिंग, लेकिन छोटी तो नहीं कहेंगे लेकिन उनमें नॉलेज होता है। भले ही वो स्पेस में छोटी होती है लेकिन नॉलेज उनमें बहुत होता है जितना बड़ी कोचिंग में होता है। तो वहाँ पे काफ़ी सहायक है क्योंकि बच्चे को बस चाहिए कि उस हिसाब से नॉलेज मिल जाए। जैसे स्कूल में नॉलेज जो रहती है स्कूल हिसाब से रहती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है वो स्कूल से काफ़ी ऊपर तक थोड़ा जाता है। तो उसके लिए अगर कोचिंग थोड़ा सा बच्चे को पास मिल जाता है स्कूल के साथ तो बच्चा दोनों को हैंडल कर सकता है और उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वो स्कूल के साथ ही कर ले। जैसे कि लोग बोलते हैं कि 12th के बाद ड्रॉप लेना चाहिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कि आप 1 साल कहीं और जाके प्रिपरेशन करिए तब आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं, अगर बच्चों को स्कूल के साथ ही कोचिंग मिल जाए तो बहुत सहायक होता है उसके लिए। और जैसे कि मेरे में ही जब मेरे को स्कूल करना था तो दूर तो बनारस जब कोचिंग देखने गए थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था कि 1 से 2 घंटा जाने में आने में लगेगा और स्कूल के बाद 1-2 घंटा आने जाने में यानी कि 4 घंटा जाने आने का हो गया। उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा नहीं, आराम करने का टाइम बचेगा नहीं और स्कूल भी रहे लगभग 85% जाना ही होता है। तो इसलिए उसमें लोड जो होता है वो स्टूडेंट पे आता है और वो लास्ट में गिव अप कर देता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा दोनों। दोनों में से कोई एक ही हो पाएगा, हाँ। या तो कोचिंग ही हो पाएगा या तो स्कूल ही हो पाएगा। तो वही अगर पास में कोचिंग रहता है तो उसका समय बचता है और उसका दोनों पढ़ाई अच्छे से हो जाता है। आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा सहायक है? आर्थिक रूप से काफ़ी सहायक है। जैसे बड़ी कोचिंग्स जब होती हैं, जब कोई भीड़ में जाता है तो वहाँ पे बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए वहाँ पे आपको फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा माँगते हैं क्योंकि उन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पे आपको बस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे चीज़ देते हैं जिसकी वजह से फ़ीस वो लोग ज़्यादा लेते हैं। और ये छोटी कोचिंग में ये रहता है कि आपको बस नॉलेज मिलता है, भले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी नीड की सारी चीज़ें मिल जाएँगी। नॉलेज लिटरेरी अगर आपको जो चाहिए, जिस लेवल का चाहिए आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमको एसी का चाहिए रूम और नहीं, हमारे पास भी ऐसे ही मतलब फैसिलिटी सारी चाहिए कि आप कंफर्टेबल रहें और आपकी पढ़ाई भी हो, तो वैसा नहीं मिलता है। तो फीस के लिए भी काफ़ी सही है छोटे शहरों में। थैंक यू आयुषी एंड आकाश, एंड वन फाइनल स्टेटमेंट और डायलॉग फ्रॉम योर साइड। आखिरी में एक लाइन क्या कहना चाहेंगे आप?
आयुषी मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कि ड्रीम गुरुकुल जरूर ज्वाइन मैं बहुत मैं बहुत थैंकफुल हूँ ड्रीम गुरुकुल का कि कि मुझे इतना सपोर्ट किया, और मैं चाहती हूँ कि ड्रीम स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? बहुत ही क्लियर सा मैसेज बताइए आप कि मतलब उनको किन चीज़ों में फोकस करना है। 1-2 पॉइंट्स या जितने भी आपके फटाफट मन में आ रहे हैं वो बताइए। आप अगर सीरियसली अपने एजुकेशन को लेके सीरियस हैं, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड वही मैटर करता है, थोड़ा बहुत तो करता ही है। तो आपको ज़रूर कोचिंग ड्रीम गुरुकुल कोचिंग जॉइन करनी चाहिए। आपके शहर में है, अफोर्डेबल है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद पढ़ा है सारे टीचर्स से। थैंक यू। आकाश अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में रहते हैं तो आपको ड्रीम गुरुकुल कोचिंग ज़रूर जॉइन करनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉलेज जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ज़्यादा ही मिलेगी। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका है कि आप उस एग्ज़ाम में अच्छे से निकाल लेंगे। बस करना आपको ये है कि आपको लगातार मेहनत करते रहना है, और कभी कोई डाउट आए तो उससे काम करना है कि आपको वो सॉल्व हो जाए, और रुकना नहीं है कभी, क्योंकि 2 साल की जर्नी छोटी तो नहीं होती है, तो उसको कंप्लीट करना है, कोशिश करें कंप्लीट कर लें। स्टेट बच्चे कुछ पॉइंट्स ऐसा जो बच्चों को फॉलो करना चाहिए रेगुलर। रेगुलरली ये कि आप कोशिश करिए, जैसे कि अगर आप स्कूल नहीं करते तो आप कोशिश करिए कि आप लिमिटेड क्वेश्चन जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो फॉर्मूले देते हैं टीचर लोग, जैसे केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मेजर क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से आते हैं। तो अगर आप उसको कोशिश कर सकते हो पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। आपको खाली टाइम मिले तो आप पिछले साल के क्वेश्चन लगाइए, और डेली काम करिए। ये नहीं कि हम एक दिन नहीं करेंगे, अगले दिन 10 की जगह 20 लगाएंगे, एक दिन 10 नहीं लगाएंगे। तो आप डेली काम करेंगे वो ज़्यादा जरूरी है। आप एक दिन ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और चलते रहना है। जेई को लेके स्पेशल कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? जेई के रिलेटेड स्पेशल टिप्स यही है कि आप अगर 11th में हैं तो आप कोशिश करिए कि आप हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जेई में सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में भी 2-3 चैप्टर मिला क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपका एक चैप्टर वीक रहेगा तो आपको दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हर चैप्टर में पकड़ शुरू से बना के रखनी है, और पीआईक्यू करते रहना है, क्योंकि वो भी काफ़ी बार होता है, पैटर्न रिपीट आ जाता है, उसी तरह क्वेश्चन रहता है। आपको आप आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप पीआईक्यू करते रहिए और अच्छे से पढ़िए शुरू से ही, ये नहीं कि आयुषी नीट को लेके कुछ आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? नीट को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप 11th में हो तो आपको एक डिटेल्ड स्टडी करनी चाहिए, मतलब कि आपको हर चैप्टर की डिटेल लेक्चर्स करने चाहिए, क्वेश्चंस। और अगर आप 12th में हो तो आपको फिर वही डिटेल, अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो आपको उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही करना है। और क्वेश्चंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, पीवाईक्यूज़ ज़रूरी हैं, एनसीईआरटी रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आता पेपर एनसीईआरटी से ही है। थैंक यू आयुषी एंड आकाश आपके समय के लिए, और होपफुली कि आप लोगों की जो जर्नी अभी अब से स्टार्ट होने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहे और बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण साबित हो। खैर मेरे दिमाग से क्वेश्चन मिस हो गया था कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है अगर आप बाहर अपने शहर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो? बाहर पढ़ाई करने का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हेल्थ है, क्योंकि 80% बच्चे हेल्थ इशू की वजह से या तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या तो गिव अप कर देते हैं, घर आ जाते हैं, फिर वो अगले साल की तैयारी करेंगे, फिर लूप कंटिन्यू होगा। मैंने खुद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं अक्टूबर-नवंबर में वापस आ गई थी, फिर मैंने घर से ही अपनी पूरी सेल्फ स्टडी की, मॉक टेस्ट भी जाती थी देने। कोई नहीं, तो आज के इस डिस्कशन में को हम लोग यहीं पे आज के लिए समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी कुछ इस तरह की अच्छी डिस्कशंस लेके आएंगे, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार अपने करियर को लेके गंभीर हैं, और पेरेंट्स जो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करें, बट कहीं ना कहीं किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस होके वो कभी कभी कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए या फिर उनके बच्चों के लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाता है। तो अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते रहेंगे, और थोड़ा और स्पेसिफिक किसी तरह के इंटरव्यू को हम लोग करेंगे ताकि स्टूडेंट
जो कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं, या जो पेरेंट्स हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, जब उनको एडमिशन कराना रहता है तो एक कन्फ्यूजन का मामला रहता है, उस समय वो सबसे ज़्यादा जिस अवेलेबल ऑप्शंस को देखते हैं उसी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब अवेलेबल ऑप्शंस में जिसके पास जितना बड़ा फंड, उस हिसाब से वो उतना अच्छे मार्केटिंग करता है और अमूमन हमारा माइंडसेट उसी हिसाब से चला जाने लगता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इक्वली इम्पोर्टेंट है और ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य रहेगा तभी वो अच्छा काम कर सकेगा। हमारे बच्चे के लिए जो नॉलेज है, जो डाउट क्लियरेंस है, जो स्पेशल अटेंशन जहाँ पे मिलेगा, हमें ऐसी जगहों को चूज करना है, चाहे वो ड्रीम गुरुकुल हो, चाहे अन्य कोई और भी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।